अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिकल के इस लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है स्टैटिस्टिकल लर्निंग का दूसरा चैप्टर। ये जो दूसरा चैप्टर है ये इस किताब से है जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल लर्निंग विद एप्लीकेशन इन आर। इस किताब के दूसरे चैप्टर में जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो ये हैं। वाई स्टैटिस्टिकल लर्निंग, why estimate, how do we estimate, the trade-off between prediction accuracy and model interpretability, assessing model accuracy, और ये supervised unsupervised learning, regression versus classification problem। चलें शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, वाई स्टैटिस्टिकल लर्निंग। इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले लेक्चर्स में स्टैट्स की डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस किया। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी और दूसरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी उसमें हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा फॉर द ऑल फील्ड ऑफ इंक्वायरी, ये 3-4 चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती थी। अब इनमें हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस मीन्स मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और फिर वेरिएशन इन डाटा हमने डिस्कस किया, जिसमें रेंज, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, और इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को डिस्कस किया था। अब ये इन सारी चीज़ों को, इन ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करके किस तरीके से हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मशीन को लर्न करवा सकते हैं कि कौन से किस किस्म का डाटा होगा, या वो कौन सी चीज़ें या वो चेंज, रेट ऑफ चेंज किस तरीके से मेजर करके मशीन को ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। वो एक, सपोज दैट वी आर स्टैटिस्टिकल कंसल्टेंट हायर्ड बाय ए क्लाइंट टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव सेल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए आपने स्टैटिस्टिकल पर्सन को हायर किया है और उसने क्या किया है कि डाटा को व्यू किया है। द एडवर्टाइजिंग डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन 200 डिफरेंट मार्केट्स। 200 डिफरेंट मार्केट से डाटा कलेक्ट किया अलॉन्ग विद एडवर्टाइजिंग बजट्स फॉर द प्रोडक्ट इन ईच ऑफ दीज मार्केट्स फॉर 3 डिफरेंट मीडिया। अब उस प्रोडक्ट की 3 मीडिया से प्रमोशन की गई है, एक टीवी है, एक रेडियो है और एक न्यूज़पेपर है। अब ये टीवी की एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए किस तरीके से चेंज आया उस किसी ख़ास पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल में, रेडियो की प्रमोशन करने से कितना चेंज आया, और न्यूज़पेपर की प्रमोशन करने से प्रोडक्ट की सेल में कितना चेंज आया, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ये एक एग्जांपल है कि जिसमें मुख्तलिफ टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर 2000 या 200 जो वैल्यूज़ थी उसको देखा गया, तो पता चला कि सबसे ज़्यादा जो प्रमोशन हुई है या कि सेल में जो चेंज आया है वो टीवी की थी। देखें ये जो हमारे पास सबसे कम सेल थी जब टीवी प्रमोशन नहीं हो रही थी, तो उस वक्त जो सेल हो रही थी वो तकरीबन ना होने के बराबर थी। फिर जैसे जैसे एडवर्टीज़मेंट दी गई, तादाद बढ़ाई गई, 50, 100, 200 मीडिया का इस्तेमाल किया गया, तो लोगों को बताया गया कि ये भी मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद है और इसके ये एडवांटेज, फ़ायदे हैं। तो लोगों ने उसको ख़रीदना, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये टीवी की प्रमोशन बता रही है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है बड़ा इफ़ेक्टिव है, बड़ा तेज़ है, ज़्यादा है। जबकि रेडियो की प्रमोशन में जो हमें नज़र आ रही है
कि पहले अगर आपके पास जो फ़रोख्त थी वो 5 या 6 सेल हो जाती थी प्रोडक्ट्स, लेकिन बाद में कोई इसमें ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ये शो कर रहे हैं कि इन पर कोई असर नहीं पड़ा रेडियो की। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग रेडियो का मीडिया जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि 70% या 80% पॉपुलेशन ने रेडियो की प्रमोशन से भी क्या किया है, अपनी सेल की प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज़ की है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर का मीडिया भी मौजूद है। ये न्यूज़पेपर का जो मीडिया है ये बता रहा है कि ये क्लस्टर यहाँ पर है, इससे प्रमोशन चीज़ों की कम हुई है और जो भी सेल्स हुई हैं वो इसकी एडवर्टीज़मेंट बढ़ाने से कम हुआ है। न्यूज़पेपर से कुछ फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना टीवी की प्रमोशन से पड़ा। उसकी जो लाइन है, जो स्लोप है, वो देखिए ये ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज। यहाँ से लोगों ने अंडरस्टैंडेबिलिटी या लोगों ने जो परचेज़ करना चीज़ों को ज़्यादा शुरू कर दिया। यहाँ पे दूसरे नंबर पर है, ज़रा इसका रेट ऑफ चेंज कम है। इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो पहले ही इस इलाके में जो लोग थे वो इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे थे। इसका मतलब है कि वो हो सकता है कि ये प्रमोशन उसको इस चीज़ के बारे में कहीं और से पता चला हो। वो मीडिया कौन सा है, हो सकता है रेडियो हो सकता है टीवी हो। तो यहाँ से वो नज़र आ रहा है कि न्यूज़पेपर की वजह से लोगों से पूछा गया, 2000 लोगों से, कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों, कहाँ से पता चला, क्यों ख़रीदी। तो उन्होंने रेफ़र किया कि हमें फ़लाँ न्यूज़पेपर से पता नहीं चला, बल्कि किसी दोस्त से पता चला, या रेडियो से पता चला, या टीवी से। मीडिया किसी और का नाम लेते थे। तो यहाँ रेट ऑफ चेंज, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम है। तो हमारे पास ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखी थी। इस एग्जांपल में हमने 3 डाटा शो किए थे, टीवी के, रेडियो के और न्यूज़पेपर के। ये जो इम्पैक्ट वेरिएबल डाल रहा था, वापस हम इस चीज़ पे आ रहे हैं कि वो एक ये जो वेरिएबल है टीवी का, ये एक्स वेरिएबल है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा है किस पर, सेल पर। यहाँ भी सेल है, एक दूसरा वेरिएबल है। यहाँ टीवी को लेट से हम x1 कह देते हैं, रेडियो को x2 कह देते हैं और न्यूज़पेपर को x3 कह देते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों जो मीडिया हैं कुछ न कुछ हद तक सेल में चेंज लेकर आ रहे हैं। तो ये कौन से वेरिएबल हुए? ये वो वेरिएबल्स हैं जिससे असर पड़ता है। इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कौन सा है? वो सेल का है। सेल डिपेंड करती है टीवी की प्रमोशन पर, और सेल डिपेंड करती है रेडियो की प्रमोशन पर, और सेल डिपेंड करती है न्यूज़पेपर के डाटे पर या प्रमोशन पर। अब ये डाटा हमें बता रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल किस मीडियम से ज़्यादा अच्छी हुई है। तो स्टैटिस्टिशियन का जो मशवरा होगा, जिसने उसको हायर किया हुआ है, वो क्या कहेगा कि आप टीवी की प्रमोशन को ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे प्रोडक्ट की सेल जो है 90% बढ़ जाएगी। अगर आप रेडियो की इसकी प्रमोशन इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ी सस्ती है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट की जो इन्हांसमेंट होगी, सेल का रेट होगा, वो 80% बढ़ जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर से करते हैं, ये ज़रा और सस्ता है, एडवर्टीज़मेंट इसकी सस्ती है, लेकिन इससे जो फ़र्क पड़ेगा, लोग, कस्टमर जो है, इससे कम आएंगे। तो ये एनालिसिस किस तरह हुआ? डेटे को देख कर हुआ, डेटे को एनालिसिस करने के बाद हुआ। डेटे को कलेक्ट किया गया है यहाँ पे, फिर रिप्रेजेंट किया गया, फिर एनालिसिस किया गया, और उस एनालिसिस की बुनियाद पर उस स्टैटिस्टिशियन ने उसको एडवाइस की कि ये वेरिएबल इस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। अब हम लर्निंग ये कैसे करता है, हम इसको मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। वो मॉडल क्या है कि इसकी हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, और वो इक्वेशन जो है नीचे दी हुई है, y जो ये दिया हुआ है, ये बता रहा है कि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर f ऑफ x दिया हुआ है। f ऑफ x का मतलब है कि ये हमारे पास एस्टीमेट है। f जो है एस्टीमेट है जो रिटर्न करेगा, जो ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको एस्टीमेट कहेंगे। जिस फार्मूले की मदद से ये रिटर्न करेगा उसे एस्टीमेटर कहेंगे।
ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक एस्टिमेटर और एक एस्टिमेट। और यहाँ प्लस एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो मॉडल सेलेक्ट किया है इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, या जो फार्मूला हमने रखा है वो फार्मूला हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट वही वैल्यू एस्टिमेट जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई एरर भी हो सकता है, या तो आपका जो एस्टिमेट है वो कुछ ज़्यादा होगा या एस्टिमेट बिलो द ओरिजिनल वैल्यू होगा, इसको एरर कहते हैं। वो एरर इसमें हमने ऐड किया हुआ है। अगर ये माइनस में है इसका मतलब है कि आपका जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा चला गया है, और अगर ये प्लस में है इसका मतलब है कि जो आपका एस्टिमेट है वो कम रह गया था, आपको कुछ वैल्यू और ऐड करनी है। तो हम इसका मतलब हुआ कि हम ये किसी मॉडल में फिट कर सकते हैं। आगे जाके देखेंगे ये मॉडल कौन सा होगा, रिग्रेशन मॉडल होगा, क्वाड्रेटिक होगा, या हमारा पास मल्टी रिग्रेशन होगा। आगे टाइप्स भी आ रही हैं, हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि डेटे की मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस किया जा सकता है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। वाई एस्टिमेट। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि हम ये एस्टिमेट क्यों करते हैं। इसका जो आम तौर पर एस्टिमेशन की जाती है वो दो चीज़ों के लिए की जाती है। नंबर एक, प्रिडिक्शन के लिए, कि आप चाहते हैं कि आप किसी एस्टिमेटर को इस्तेमाल करके एस्टिमेट करें कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट आर या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 10 सालों में या नेक्स्ट 50 सालों में क्या होने जा रहा है, या सेल क्या होगी, या प्रोडक्शन क्या होगी, या हमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। प्लानिंग के लिए लेट से क्या हमने प्लानिंग करनी है कि आबादी इस तरीके से बढ़ रही है और हमें आबादी के बढ़ने के साथ साथ हमें कितनी गंदम की ज़रूरत होगी, या कितने कपड़े की ज़रूरत होगी, या कितने आपको खुराक की ज़रूरत होगी, ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। तो ये प्रिडिक्शन एक जो एस्टिमेशन है हम इसलिए करते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकें, हम अपने आप को रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दी हुई है कि एस्टिमेशन हम इसलिए करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि डेटे के अंदर किस वेरिएबल ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया है, यानी किस वेरिएबल की वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है किसी चीज़ में। लेट से हमारी जो एग्जांपल अभी हमने देखी है वो सेल की थी। इस सेल को, ये जो हमारी सेल है किस वेरिएबल की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। आया टीवी, यानी x1 वेरिएबल टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x1 वेरिएबल की वजह से ये सेल ज़्यादा बड़ी है, या x2 वेरिएबल यानी रेडियो की वजह से ये सेल ज़्यादा बड़ी है, या x3 वेरिएबल हमारे पास न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर की वजह से ये सेल बढ़ी है। ये चेक करने का भी एक मेथड है। इस मेथड की जो स्टडी है वो इन्फ्लुएंस कहलाती है, यानी इन्फ्लुएंस की स्टडी कि कौन सा वेरिएबल जो है वो ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है। यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया है इस डेफिनेशन को कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए। विच मीडिया कंट्रीब्यूट टू सेल, यानी सेल में कौन से मीडिया ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। विच मीडिया जनरेट द बिगेस्ट बूस्ट इन सेल, यानी कौन सी मीडिया ने बिगेस्ट बूस्ट दिया है आपकी सेल को। और हाउ मच इंक्रीज इन सेल इज़ एसोसिएटेड विद दी, यानी एसोसिएटिविटी की जो स्टडी है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, और ये इसकी रेंज भी फाइंड करना भी इन्फ्लुएंस वाली स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाता है। तो इस आगे चल के हम देखेंगे कि हम कौन कौन से मेथड से इन्फ्लुएंसेस ये रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, और कौन से मेथड से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो मॉडल क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, और वो इक्वेशन जो है वो यहाँ लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड वाई एक्सपेक्टेड
एरर जो ये ई जो है एरर को शो कर रहा है, वाई माइनस वाई हैट, ये जो वाई है ये सेल ओरिजिनल सेल है जो कि आपकी दुकान पर हुई। ये जो वाई हैट है ये एस्टीमेट है जो कि आपको उस एस्टीमेटर ने दिया, यानी वो फार्मूला, वो जो इक्वेशन, वो जो आपने मेथड लगाया जिससे आपने एस्टीमेट की थी वैल्यू, उसका रिजल्ट है। लेट्स से कि ओरिजिनल वैल्यू सेल जो है आपकी 10 रुपये हुई एक मंडे को, और आपने एस्टीमेट की थी कि वो 12 रुपये होगी। अब ये जो एरर आ गया है कि ओरिजिनल 10 हुई, एस्टीमेट आपने 12 की हुई थी, ये जो फ़र्क आया -2 का, ये बता रहा है कि आप जो है जो ओरिजिनल वैल्यू से आपकी जो वैल्यू थी वो ज़्यादा चली गई है। ये जो -2 का जो फ़र्क आया है, इस फ़र्क को एरर कहते हैं। अब ये एरर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है मीन स्क्वेयर एरर। मीन स्क्वेयर का क्या मतलब है कि याद रखिए कि आप जब भी डिफरेंस निकालेंगे और वो सेंट्रल वैल्यू से लेंगे यानी एवरेज से लेंगे, मीन से लेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज टेकन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी आप याद रख लें कि सम ऑफ ऑल डिफरेंसेस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और उसको लिखते कैसे हैं, y माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। यहाँ पे y बार इसलिए नहीं लिखा हुआ कि ये y हैट जो है एस्टिमेटर है, और ये जो एस्टिमेटर है ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आपने एस्टिमेट किया था। अगर आप इसको मीन से डिफरेंस लेते हैं तो वो 0 के बराबर है, लेकिन हमने यहाँ स्क्वायर इसलिए लिया कि हम 0 नहीं निकालना चाहते, बल्कि ये देखना चाहते हैं कि हम ओरिजिनल वैल्यू से कितना दूर आगे चले गए हैं या ओरिजिनल वैल्यू से कितना नीचे चले गए हैं। ये जो fx ओरिजिनल वैल्यू है आपकी फंक्शन है जो कि y ओरिजिनल देता है, और y हैट जो है ये आपका एस्टिमेटर है। ये रिड्यूसेबल है। ये कैसे रिड्यूसेबल है कि हम हो सकता है कि टीवी जो मीडिया है टीवी का यूज़ करें तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कम फ़र्क मिले, और अगर आपने ये जो आपको लॉस है, ये जो फ़र्क, ये एरर आ रहा है ओरिजिनल और एस्टिमेट में, ये फ़र्क कब ख़त्म हो सकता है, जब आपका एस्टिमेटर दुरुस्त हो। और वो एस्टिमेटर टीवी वाला लेंगे तो हो सकता है कि आपको कम लॉस हो, और रेडियो का लेंगे तो आपको थोड़ा सा लॉस ज़्यादा हो सकता है। अगर न्यूज़पेपर लेंगे तो आपका जो कंपटीटर है वो शायद आपसे आगे निकल जाए, आपको लॉस हो और वो फ़ायदे में चला जाए। ये जो वेरिएंस है ये बता रहा है इररिड्यूसिबल, यानी ये फार्मूला अप्लाई करने y माइनस वाई हैट स्क्वायर का अप्लाई जितना भी रिड्यूस हो सकता था वो आपने किया मुख्तलिफ एस्टिमेटर इस्तेमाल करके, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एरर जो रह गया है वो आपके फुल अटेंशन, फुल एहतियात के बावजूद भी कुछ जो फ़र्क रह गया है उसे इररिड्यूसिबल वैल्यू कहते हैं, और वो इररिड्यूसिबल वैल्यू जो है वो एरर कहलाती है। और ये एरर जो है ये हमेशा स्टैट की ये एक डिसएडवांटेज कह लें, ये नुकसान कह लें कि इसमें ये थोड़ा सा एरर मौजूद होता है। हर एस्टिमेटर में आप 98%, 99% एक्यूरेसी ले सकते हैं, लेकिन 1% जो मिसक्लासिफिकेशन या एक्यूरेसी रेट है वो गलत होने का रह जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको डिटेल से देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि ये एस्टिमेट कैसे होते हैं, वाई क्या है, इक्वेशन मॉडल क्या है, उसको सेट करके नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा वैल्यूज़ लेकर। अभी हम थ्योरी को समझ लें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था हाउ डू वी एस्टिमेट एफ, यानी ये जो एस्टिमेट वैल्यू हमने ली है वो किस तरीके से ले सकते हैं। अभी भी मैंने कहा था कि वो कोई फार्मूला होगा, और वो फार्मूला अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है फर्स्ट वी मेक एन अजम्पशन अबाउट द फंक्शनल फॉर्म आर शेप ऑफ एफ। तो एक हमारे पास जो तरीका है वो पैरामीट्रिक तरीका है एस्टिमेट करने के लिए, एक दूसरा जो तरीका है वो नॉन पैरामीट्रिक है। जो पैरामीट्रिक तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा जिससे हम ये वैल्यूज़ या प्रिडिक्ट करेंगे
वो किसी न किसी फंक्शन से बनता है। फंक्शंस, वो लीनियर फंक्शन भी हो सकता है, वो लॉगरिथम फंक्शन भी हो सकता है, वो ज्योमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन भी हो सकता है, वो लीनियर यानी रिग्रेशन मॉडल भी हो सकता है। तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं जो कि 2000 वैल्यूज सेल की फॉर्म में ले ली थी, वो कहाँ लाए कर रही हैं। हमने सैम्पलिंग की और सैम्पलिंग को हमने ड्रॉ किया, तो वहाँ पर जो आपको पहली स्लाइड में पॉइंट्स नज़र आ रहे थे, ये देखिए, ये पॉइंट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये लीनियर मॉडल है। ये हमें बता रहे हैं कि इनमें रिलेशनशिप कम है। यहाँ पे भी तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि इसको कौन सा मॉडल फिट करेगा जिससे एरर कम आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एरर को रिड्यूस करना। वो लीनियर से अगर एरर रिड्यूस नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ले लेते हैं, क्योंकि ये रिड्यूसेबल की कहानी हमने पढ़ी थी, तो वो आगे जाके मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक कैसे, क्वाड्रेटिक में ट्रेनिंग ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, लीनियर में ज़रा आप लेस रहते हैं, ये भी बात आगे आ रही है। फॉर एग्जांपल, वन वेरी सिंपल अजम्पशन इज़ दैट एफ इज़ लीनियर, ये वो बात की है। अगर लीनियर है तो लीनियर मॉडल में हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है या लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन शो की हुई है वो बी नॉट, यानी इसे ए भी कह सकते हैं, प्लस बी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसलिए बजाय इसके ए बी सी डी ई ये नाम रखने के B0 B1 B2 B3 रख दिया है। ये जो B0 है ये B1 है, ये जो B2 है और ये जो Bn है, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। इन पैरामीटर्स को फिट करना पड़ता है। तो पहले हमें क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो लीनियर मॉडल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लॉगरिथम है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसी के मुताबिक लीनियर अगर है तो लीनियर के मुताबिक ये बी नॉट, ये लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, तो उसमें बी नॉट की वैल्यू, B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, डेटे को देखते हुए हम सिस्टम को ट्रेन करवाएंगे, निकालें। नेक्स्ट एग्जांपल जब मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो उसमें ये निकाल के दिखाऊंगा। आफ्टर ए मॉडल हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो फिर आप क्या करेंगे, सर्च, तो फिर वी नीड टू बी फिट, यानी B0 B1 B2 B3 की वैल्यूज़ एडजस्ट ट्यून करनी, इसे ट्यूनिंग भी कहते हैं। तो हम अपनी इस इक्वेशन को, इस एस्टिमेटर को ट्यून करेंगे। जिस तरीके से टीवी के अंदर या रेडियो के अंदर आपको आवाज़ सेट नहीं मिल रही होती, वो आवाज़ या तस्वीर सही नहीं आ रही होती, तो आप नॉब को एक वेरिएबल बटन दिया होता है उसको एडजस्ट करते हैं, और उस एडजस्टिंग के दौरान यानी अप डाउन्स के दौरान आप ये चेक करते हैं कि तस्वीर और आवाज़ वाज़े हो जाती है, तो आप उसको वहाँ पर रोक देते हैं। तो इसी तरीके से हम इस मॉडल में पहले सेलेक्ट किया लीनियर मॉडल लगेगा, लीनियर मॉडल में ट्यूनिंग करेंगे, यानी B0 B1 B2 की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर जिसमें मिनिमम एरर आएगा हम उसको वहाँ पर फिट कर देंगे, और फिर इससे प्रिडिक्ट करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों को। दूसरा मॉडल ये है कि नॉन पैरामेट्रिक मेथड है, जिसमें हम ये इस हम मकसमे में नहीं पढ़ते कि मॉडल कौन सा लगेगा, उसकी इक्वेशन कौन सी होगी, उस ये डीप साइंस में नहीं जाते, बल्कि हम कोई भी मॉडल लगा लेते हैं, देखते हैं कि हमारा पास एक्यूरेसी अगर अच्छी आ गई है तो हम उस मॉडल को फॉलो कर लेते हैं, अगर नहीं आती तो फिर हम नेक्स्ट मॉडल, हिट एंड ट्रायल मेथड पर हम मुख्तलिफ मॉडल्स को यानी अज्यूम नहीं करते। सबसे पहले हम ये नहीं देखते कि इसको मॉडल फिट कौन सा आएगा, हम बस लीनियर मॉडल लगा देते हैं, या एक्यूरेसी हमें अच्छी मिल जाती है जिस पर हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं कि इसको मॉडल कौन सा लगेगा। हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे कोई भी मेथड उस पर अप्लाई करते हैं, एक्यूरेसी मिल जाती है अच्छी, तो फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सिंपल मेथड होता है। तो ये पैरामीट्रिक मेथड था, और नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स की ये डेफिनेशंस थी, हमने यहाँ पर सीख ली कि इनको हम एस्टिमेट कैसे, यानी लर्निंग हम कैसे करवा सकते हैं। वो हमारे पास दो मेथड हैं, एक पैरामेट्रिक मेथड है और एक नॉन पैरामेट्रिक मेथड है। अब हम इनकी बिटवीन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था कि ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेडिक्शन एक्यूरेसी एंड मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं, एक तो प्रेडिक्शन अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए,
और दूसरा उसको इंटरप्रेटेबल यानी उस मॉडल को समझना आसान हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे नीचे लिया हुआ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी ये मॉडल कितना सिंपल है, यानी लीनियर मॉडल सबसे ज़्यादा सिंपल है, फिर क्वाड्रेटिक, लॉगरिथम, सुपरवाइज, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल ऐसे, जैसे जैसे मॉडल हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, इक्वेशन मुश्किल लगी हुई होगी तो साफ ज़रा है कि इंटरप्रिटेशन उसकी क्या हो जाएगी, कम होगी। ये देखें, ये यहाँ पे क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसको फिट करना इसको वो मुश्किल हो जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो इसके अंदर हमारे पास हाई है, यानी इसको हम इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन इसकी जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो बहुत कम है। इसी तरीके से हमारे पास एक और बैगिंग बूस्टिंग है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो लो से थोड़ा सा अबव थोड़ी सी अबव हो गई है। इसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो सबसेट सिलेक्शन ये लिखा हुआ है लेसो, ये एक मेथड है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है और इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो फ्लेक्सिबल भी हो और इंटरप्रेटेबिलिटी भी हो। अगर दोनों चाहते हैं तो फिर आप सेंट्रल यानी आप लीस्ट स्क्वेयर मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये रिग्रेशन मॉडल है जो कि आपको कम फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और साथ इंटरप्रेटेबिलिटी भी देता है। दूसरा जनरलाइज्ड एडिटेटिव मॉडल्स ट्रीज़ हैं, ट्री मॉडल यानी आगे जाके रैंडम फॉरेस्ट ट्री पढ़ेंगे। ये जो मॉडल है ये फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है कंप्यूटेशन के लिहाज से भी और एक्यूरेसी के लिहाज से भी, ये इसमें हाई एक्यूरेसी मौजूद है और साथ ही इंटरप्रेटेबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ एक्यूरेसी स्पोर्ट वेक्टर मशीन के लिहाज से, एक्यूरेसी के लिहाज से स्पोर्ट वेक्टर मशीन और बैगिंग बूस्टिंग ये वेरी हाई है लेकिन इनकी जो इंटरप्रेटेबिलिटी है वो लो है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि मशीन लर्निंग के अंदर दो किस्म की लर्निंग होती है, एक सुपरवाइज्ड होती है लर्निंग और एक अनसुपरवाइज्ड होती है। जो पीछे हम एक एग्जांपल ले आए हैं वो सेल की थी और वो उसके अंदर जो है खूबी ये है कि वो जो किस क्लास में जाता है, सुपरवाइज्ड में जाता है या अनसुपरवाइज्ड में, तो वो क्लास जो है हमारी सुपरवाइज्ड क्लास में जाता है। क्यों जाता है? इसलिए कि वहाँ पर हमारे पास जो डेटा था वो भी मौजूद था, साथ साथ उसकी क्लास भी मौजूद थी कि जो आउटपुट आ रही थी, जो हमने डेटा लिया कि ये देखें ये सेल्स कितनी हुई हैं, लेट्स से कि 20 सेल्स हुई हैं किसी प्रोडक्ट की और कितने लोगों ने उसको ख़रीदा है, यानी दोनों वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद था। जब दोनों चीज़ें मौजूद हों, प्रिडिक्टर यानी एस्टिमेट वैल्यू भी आपके पास मौजूद हो और इनपुट वैल्यू भी आपके पास मौजूद हो, तो यहाँ आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये कह देता हूँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग वो होती है जिसमें क्लास आपको गिवन होती है या रिज़ल्ट जो है आपको गिवन होता है, और अनसुपरवाइज्ड वो होती है कि आपके पास डेटा तो होता है लेकिन ये किस क्लास का है या इसकी सेल कितनी होगी या आउटपुट वैल्यू उसकी अगर मौजूद नहीं होगी तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जाता है। आमतौर पर क्लासिफिकेशन में जो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल करते हैं और क्लस्टरिंग में जो है हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्लस्टरिंग के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ग्रुप कर रहे हैं डाटे को। जैसे यहाँ तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ डाटे पॉइंट्स हैं जो कि 3 क्लासेस में डिवाइड हो गए हैं, इनकी आउटपुट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिर हम इनको ग्रुप किस बुनियाद पर कर सकते हैं, इनकी वेरिएबिलिटी की बुनियाद पर कर सकते हैं।
कि इन तमाम डाटा पॉइंट्स में जो वेरिएबिलिटी है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो वेरिएंस है, वो कम है। और यहाँ पर जो नीले पॉइंट्स में दिए हुए हैं इनकी वेरिएंस और होगी, इसकी जो वेरिएशन होगी वो और होगी। इसका जो मीन है सेंट्रल पॉइंट इन इस डेटा सेट का और है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है यानी वो और है, और इसका सेंट्रल पॉइंट यानी मीन की बुनियाद पर हमने चीज़ों को कैटेगराइज किया है। तो आसान लफ्ज़ों में मोस्ट स्टैटिस्टिकल लर्निंग प्रॉब्लम फॉल इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज, यानी सुपरवाइज्ड में जाते हैं या अनसुपरवाइज्ड में जाते हैं। सुपरवाइज्ड में कौन से जाते हैं? क्वांटिटेटिव डाटा जो है आपका आम तौर पर सुपरवाइज्ड में चला जाता है, और जो क्वालिटेटिव डाटा है वो आपका आम तौर पर कैटेगोरिकल डाटा में चला जाता है। ये और जो क्लस्टरिंग है वो हम अनसुपरवाइज्ड में करते हैं, और जो क्लासिफिकेशन है वो हम क्वांटिटेटिव डाटा में करते हैं, और वो सुपरवाइज्ड में होती है आमतौर पर। ये दो चीज़ें हैं। मज़ीद हम सुपरवाइज्ड के एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, मेथड कौन कौन से हैं, वो आगे आने वाले तीसरे चौथे छठे चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बताना मकसूद था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग भी होती है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी मौजूद होती है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन। अभी हमने रिग्रेशन मॉडल लगाया था जिसमें सेल को प्रिडिक्ट किया था। उसमें हमने कहा कि क्वांटिटेटिव वैल्यू थी कि आपके पास जो वैल्यूज़ जो रिज़ल्ट आ रहा था एक्स वेरिएबल, वो अगर कॉन्टीन्यूस है तो क्वांटिटेटिव कहलाता है, मेजरेबल है तो क्वांटिटेटिव कहलाता है, तो उसमें रिग्रेशन इक्वेशन लगती है। और अगर वो मेजरेबल नहीं है तो उसमें आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम लगाते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल क्वांटिटेटिव कहाँ है? जहाँ मेजरेबल है वहाँ रिग्रेशन मॉडल, और जहाँ मेजरेबल नहीं है तो वहाँ क्लासिफिकेशन मॉडल लगाते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक को देख रहे हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो मॉडल है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हमारे पास जो टूल मौजूद है वो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है 2.5, वो MSE लिखा हुआ है। इससे पढ़ते हैं मीन स्क्वेयर एरर। ये थोड़ी सी बात हमने पीछे दूसरी तीसरी स्लाइड में भी की थी, अब हम इसको दोबारा कर रहे हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मीन स्क्वेयर जो एरर है, यहाँ मीन से एवरेज बनता है। एवरेज आपको पता है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडिंग बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ करते हैं तो वो मीन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो एरर है, स्क्वेयर एरर वाला जो वेरिएबल है वो स्क्वेयर एरर है। अब हमारे पास वेरिएबल x नहीं है बल्कि वेरिएबल ये देखिए, ये स्क्वेयर एरर यानी जो एरर ओरिजिनल वैल्यू और एस्टिमेट वैल्यू हमने निकाली उसका स्क्वेयर लेंगे, वो होगा हमारा वेरिएबल x, और उसको टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडिंग बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल टू मीन बन जाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं मीन स्क्वेयर एरर। मीन स्क्वेयर एरर हम क्या करते हैं कि कम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा मीन स्क्वेयर एरर है ये मिनिमाइज हो। अब क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वेयर लेते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम स्क्वेयर ना लें तो सम ऑफ ऑल डिफरेंसेस टेकिंग फ्रॉम डेविएशन टेकिंग फ्रॉम मीन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं होगा इसलिए कि माइनस वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा स्क्वेयर लेंगे। अब आपके पास मिनिमाइज आएगा। मिनिमाइज कब आएगा? जब आप सेंट्रल वैल्यू लेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड थी। मिलते हैं अगली लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।